बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधवपुर में एक गरीब किसान हरिदास अपनी पत्नी और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। हरिदास बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी। उससे फसल नहीं उगती थी। गांव के लोग भी उसकी मदद नहीं करते थे, क्योंकि वे उस बदकिस्मत मानते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहाँ जादुई जामुन का पेड़ है, जो केवल सच्चे दिल वालों और नेक इरादों वालों को ही फल देता है। लेकिन उस पेड़ तक पहुँचना आसान नहीं था। रास्ते में कठिनाइयों और रहस्य भी छिपे थे। एक दिन हरिदास बीमार हो गया और अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह जंगल में जाकर उस जादुई पेड़ से जामुन लाएगा। उसे उम्मीद थी कि वह फल उसके पिता को ठीक कर देगा और शायद उनकी गरीबी भी दूर हो जाए। जंगल में चलते चलते अर्जुन को एक बूढ़ा आदमी मिला, जो भूख से बेहाल था। उसने अर्जुन से कुछ खाने को मांगा। अर्जुन के पास माँ के दिए 2 रोटी थी, वो भी सूखी हुई। उसने एक रोटी उस बूढ़े को दे दी और अपनी भूख को भूलकर आगे बढ़ गया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, पहला रास्ता पार कर लिया तूने। सेवा में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। अर्जुन हैरान था, लेकिन कुछ बोले बिना आगे चल पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक गुफा मिली, जिसमें शेर की आवाज आ रही थी। अधिकतर लोग वहां से भाग जाते थे, लेकिन अर्जुन डर के बावजूद अंदर गया। भीतर पहुंचकर देखा कि एक शेर घायल था, उसके पैर कटा हुआ था। अर्जुन ने उसका इलाज किया और उसके पैर पर पट्टी बांधकर उसको सही किया। शेर ने कुछ नहीं किया, बल्कि सिर झुकाकर अर्जुन को धन्यवाद दिया और बोला, तेरा साहस ही तुझे जादुई पेड़ तक ले जाएगा। जा बेटा, अब तू अंतिम परीक्षा के लिए तैयार है। आखिरकार अर्जुन जादुई जामुन के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ सचमुच चमक रहा था और उसके जामुन सोने जैसे दमकते थे। पेड़ खुद बोला, अर्जुन, तू नेक और सच्चे दिल वाला है, जितने जामुन चाहिए ले सकता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस एक ही जामुन चाहिए, जिससे मेरे पिता ठीक हो जाएं। पेड़ मुस्कुराया और बोला, अगर तू चाहता तो मैं तुझे अमीर बना देता, लेकिन तेरे संतोष ने साबित कर दिया कि तू इसके योग्य है। तभी सारे जामुन जमीन पर गिर पड़े और पेड़ से एक तेज रोशनी निकली। अर्जुन ने केवल एक जामुन उठाया और वापस आ गया। उसने वह जामुन अपने पिता को खिला दिया। कुछ ही पलों में हरिदास ठीक हो गया और उसकी आंखों में चमक लौट आई। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। अगले दिन जब अर्जुन ने खेत में काम करना शुरू किया तो जमीन एकदम उपजाऊ हो गई। वहां अनाज की बालियां फूटने लगीं और हरिदास का घर खुशियों से भर गया। गांव वालों को जब इस चमत्कार का पता चला तो वे हैरान रह गए। सबने अर्जुन से माफी मांगी और उसका सम्मान करने लगे। गांव अब माधवपुर के लोग स्वार्थी नहीं रहे, वे एक दूसरे की मदद करने लगे और अर्जुन को उन्होंने गांव का प्रधान बना दिया। अर्जुन ने जंगल को सुरक्षित रखने का काम शुरू किया और उसने जामुन के पेड़ को एक मंदिर की तरह मानने लगे। पेड़ अब किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी कहानी गांव के बच्चों को सुनाई जाती थी, ताकि वे सीख सकें। सच्चा दिल, निस्वार्थ सेवा और संतोष इंसान को महान बनाते हैं। अर्जुन ने जादुई जामुन के पेड़ तक पहुंचकर अपने पिता हरिदास को चमत्कारी फल से ठीक किया और गांव की किस्मत बदल दी। अब वर्षों बीत चुके थे। अर्जुन गांव का प्रधान था और उसका बेटा विवेक 16 वर्ष का हो चुका था। बुद्धिमान, लेकिन थोड़ा जिद्दी और तेज। गांव अब समृद्ध था, लेकिन जंगल को कोई नहीं छेड़ता था। वहां अब भी जादुई शक्तियों का रहस्य छिपा था।
एक दिन गांव के बाहर एक अजनबी व्यापारी आया। वह बहुत चालाक था और गांव वालों से कहने लगा, तुम लोग जंगल के पास होकर भी इतने गरीब क्यों हो रहे हो? वहाँ की लकड़ियों, औषधियों और फलों को बेचो और अमीर बनो। कुछ गांव वाले लालच में आ गए और जंगल के पेड़ को काटने लगे। उसी रात गांव में तेज आंधी आई, पशु भागने लगे और पानी के कुएं सूख गए। ये कोई सामान्य तूफान नहीं था। अर्जुन को समझ आ गया कि यह जादुई पेड़ और जंगल की चेतावनी है। विवेक ये सब देख रहा था, लेकिन उसे लगा कि ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं हैं। वह पिता से बोला, पिता, यह बस संयोग है। हमें विज्ञान और मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, न कि किसी जादुई पेड़ की कहानी पर। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, बेटा, ये जंगल केवल पेड़ों का नहीं, जीवन की शक्ति का घर है। कोई वहाँ बिना अनुमति जाएगा तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। लेकिन विवेक ने चोरी छिपे तय किया कि वह जंगल जाएगा और उस रहस्य को खुद समझेगा। अगली सुबह विवेक चुपचाप जंगल में घुस गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, जंगल का रास्ता बदलने लगा। लताएं रास्ता रोकने लगीं, हवा भारी और अजीब सी हो गई। तभी एक चमकीला हिरण उसके सामने आया और बोला, तुम बिना अनुमति के इस जंगल में आए हो। ये रक्षक वन है। अब तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, वरना तुम वापस नहीं जा पाओगे। विवेक चौंक गया। उसे लगा ये सपना है, लेकिन हिरण गायब हो गया और उसकी पहली परीक्षा शुरू हो गई। विवेक एक मैदान पहुंचा जहां कई लोग मदद मांग रहे थे। एक महिला रो रही थी कि उसका बच्चा खो गया है। एक बूढ़ा कह रहा था कि वह भूखा है। एक नौजवान अपने पैसे गिन रहा था और बोल रहा था, मुझे लुटेरों से बचाओ। विवेक को समझ नहीं आया कि किसकी मदद करे। तभी उसकी आंखें चमकी और उसने देखा बूढ़ा आदमी असल में भेड़िए का रूप था। महिला जादुई छाया थी और बच्चा असल था। विवेक ने बच्चे को गोद में उठाया और आवाज़ दी, जिसकी ममता सच्ची है वही असली है। तभी बाकी सब गायब हो गए और रास्ता खुल गया। एक आवाज़ आई, सत्य की पहचान ही सबसे पहला कदम है। आगे बढ़ते हुए विवेक एक झील के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि गांव के वही लोग जो पेड़ काट रहे थे अब पत्थर बने खड़े हैं। वहां एक मंत्र लिखा चट्टान थी, यदि दोषी को क्षमा किया जाए तो पत्थर पिघलेंगे। लेकिन विवेक को गुस्सा आया, इन लोगों ने जंगल को नुकसान पहुंचाया है, इन्हें क्यों माफ़ करूं। तभी उसे याद आया कि उसके पिता ने कभी गांव वालों को नहीं दुत्कारा बल्कि शिक्षा दी थी। विवेक ने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर बोला, मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि अज्ञानता ही सबसे बड़ा अंधकार है। तब भी पत्थर से लोग फिर से इंसान बन गए और हवा में एक रास्ता खुल गया। अंत में विवेक एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा जहां वही जादुई जामुन का पेड़ खड़ा था, लेकिन अब वह मुरझाया हुआ था। पेड़ की आत्मा प्रकट हुई और बोली, अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ छोड़नी होगी। विवेक सोचने लगा, उसके पास कोई धन नहीं था। फिर उसे समझ आया, मेरा सबसे कीमती गुण है मेरा अहंकार। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं सही हूँ, सब कुछ जानता हूँ। उसने चुपचाप अपनी तलवार ज़मीन पर रख दी और घुटनों के बल बैठ गया। पेड़ हरा हो गया, चारों ओर रोशनी फैल गई। पेड़ बोला, तू योग्य है, अब तू इस जंगल का रक्षक बन सकता है। विवेक वापस गांव लौटा। उसने सबको जंगल के नियम बताए और जंगल से दूर रहने की कसम दिलवाई। व्यापारी को गांव से निकाल दिया गया। अब विवेक को भी समझ आ गया कि जादू केवल पेड़ों में नहीं, सोच और कर्म में होता है। अर्जुन ने गर्व से कहा, बेटा, अब तू ही इस धरती और जंगल का रक्षक है। अर्जुन का बेटा विवेक अब रक्षक वन और जादुई जामुन के पेड़ का संरक्षक बन चुका था। उसने अपने ज्ञान, साहस और विनम्रता से पेड़ को जीवन लौटाया था, गांव को लालच से बचाया। अब कई वर्ष बीत चुके थे। विवेक बड़ा हो गया और गांव में एक स्कूल शुरू कर चुका है।
जहाँ बच्चों को प्रकृति सेवा और संतुलन का पाठ पढ़ाया जाता है। परंतु दूर शहर में विकास के नाम पर जंगलों को मिटाया जा रहा था। जल्द ही वो हवा गांव तक भी पहुंच जाती है। एक दिन गांव में कुछ बाहर से लोग आए। उन्होंने घोषणा की, हम ये एक बड़ा रिसर्च सेंटर और सड़क बनाने आए हैं। इससे गांव का नाम भी होगा और पैसा भी मिलेगा। गांव के कुछ युवा उत्साहित हो गए, लेकिन विवेक चिंतित था। उसने पूछा, जंगल और पेड़ का क्या होगा? शोध दल ने प्रमुख डॉक्टर सेन बोले, वो तो सिर्फ कुछ पुराने पेड़ हैं, हम उन्हें हटा देंगे, बदले में नया पार्क बना देंगे। विवेक को गुस्सा आया, लेकिन वह जानता था कि गुस्से से नहीं, समझदारी से लड़ाई जीतनी है। उसी रात विवेक को सपना आया। जामुन के पेड़ की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। विवेक, अब अंतिम परीक्षा का समय है। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। इस बार तुम्हें पूरी गांव को साथ लेकर जंगल को बचाना होगा। याद रखो, साथ में ही शक्ति है। सपना टूटते ही जंगल की हवाएं तेज हो गईं और कुछ पशु गांव की ओर भागे। यह संकेत था संतुलन बिगड़ने लगा है। अगली सुबह गांव की पंचायत बैठी। युवा और कुछ बुजुर्ग अब भी वैज्ञानिकों के साथ थे। एक युवा बोला, अगर शहर जैसी सड़क और अस्पताल बनेंगे तो इसमें बुरा क्या है? विवेक ने शांत होकर कहा, अगर हम अपनी ज़मीन, पेड़ और पर पंखा खो देंगे तो हमारा गांव केवल नक्शे पर बचेगा, दिल में नहीं। कुछ लोग बोले, तो क्या हम विकास नहीं करेंगे? विवेक बोला, जरूर करेंगे, लेकिन प्रकृति के साथ लेकर। जो हमें जीवन देती है उसी को काट कर जीवन कैसे मिलेगा? पर सब मानने को तैयार नहीं थे। विवेक की योजना। विवेक समझ गया कि केवल बातें काफ़ी नहीं। उसने गांव के बच्चों की एक टोली बनाई। हर बच्चा एक पेड़ को गोद लेता, उसकी देखभाल करता और गांव वालों को बताता कि ये पेड़ क्या देता है, हवा, पानी, फल, छाँव। बच्चों ने जंगल में लगे पेड़ों पर तख्तियाँ लगाईं। मैं तुम्हें सांस देता हूँ, मैं बारिश बुलाता हूँ, मुझे मत काटो, मैं तुम्हारा साथी हूँ। धीरे धीरे गांव वालों का नज़रिया बदलने लगा। इस बदलाव से डॉक्टर सेन परेशान हो गया। उसने एक रात जंगल में आग लगाने की योजना बनाई ताकि लोग डर जाएं और पेड़ कटवाने की अनुमति दे दें। उसने कुछ मजदूरों से जंगल के किनारे आग लगवा दी, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जंगल में लगी आग तेजी से फैलने लगी। जानवर भागने लगे, हवा में धुआं छा गया, गांव में अफरा तफरी मच गई। विवेक बिना डरे बच्चों और युवकों के साथ जंगल में घुस गया। वह जानता था कि जादुई पेड़ आग को रोक सकता है अगर उसे समय पर सही मंत्र मिल जाए। उसने अपने पिता अर्जुन से सुनी एक प्राचीन कविता याद की, जो जीवनदाता वनों के देव, तेरे छाँव में मिटे सब शोभ, तू ही रक्षा तू ही मूल, बचा ले हमें इस अग्नि जल से भूल। जैसे विवेक ने ये पेड़ के पास जाकर दोहराया, पेड़ चमकने लगा, उसकी शाखाएं हिलने लगी और तेज हवा चलने लगी। अचानक से बारिश शुरू हो गई, जादुई बारिश। आग बुझ गई, पेड़ चमकता रहा, मानो उसने जंगल को फिर से जीवन दे दिया है। बारिश के बाद गांव वाले इकट्ठा हुए। तभी कुछ मजदूरों ने डर से सच बता दिया कि डॉक्टर सेन ने ही आग लगवाई थी। गांव वालों ने एक मत होकर उसे गांव से निकाल दिया और सरकार से शिकायत भी भेजी। अब पूरा गांव समझ चुका था, विकास जरूर है, पर पर्यावरण के साथ, न कि उसके खिलाफ। जादुई पेड़ का आशीर्वाद। जादुई पेड़ फिर से प्रकट हुआ और बोला, विवेक, तूने इस बार केवल खुद को नहीं, पूरे गांव को सच्चाई की राह पर लाया है। तू अब केवल रक्षक नहीं, प्रकृति का शिक्षक बन चुका है। ये जंगल अब तेरी आत्मा का हिस्सा है। इससे उस जगह लगाना जहाँ सबसे ज़्यादा अंधकार है, वहीं से फिर एक नया जादू जन्म लेगा। विवेक ने गांव के स्कूल के सामने ये बीज लगाया। कुछ ही महीनों में वहाँ एक वृक्ष उग आया। उसके नीचे बच्चे बैठकर पढ़ाई करते
अब माधवपुर सिर्फ एक गांव नहीं था, वह पूरे राज्य में हरित ग्राम के नाम से जाना जाता था। विवेक अब गांव का शिक्षक और प्रकृति संघ का प्रमुख बन चुका था। उसने गांव के बच्चों को, बड़ों को मिलाकर एक रक्षा की ऐसी जागरूकता फैलाई कि पूरा माधवपुर राज्य में हरित ग्राम कहलाने लगा। विवेक के सबसे होशियार शिष्य अयन की ओर, जो प्रकृति की सेवा को केवल गांव तक सीमित नहीं रखना चाहता था बल्कि पूरे देश और फिर दुनिया तक फैलाना चाहता था। अयन बचपन से ही पेड़ों, जानवरों और चिड़ियों से गहरा लगाव रखता था। उससे कमरे की दीवारों पर किसी फिल्मी हीरो की तस्वीरें नहीं बल्कि नदी, पहाड़ों और पुराने पेड़ों की तस्वीरें थीं। वहाँ विवेक गुरु से हर शाम पेड़ों की भाषा, औषधि गुण और रक्षक वन की कहानियाँ सुनता। लेकिन एक दिन उसने कहा, गुरुजी, क्या जादुई पेड़ सिर्फ हमारे जंगल में है, दुनिया में और कहीं नहीं? विवेक मुस्कुराया, अयन, जादू कहीं बाहर नहीं, नियत में होता है। अगर मेरा मन सच्चा है तो तुझे हर जगह प्रकृति की जादुई दिखाई देगी। अयन, मैं दुनिया के जंगलों को बचाऊंगा और जादुई बीज को हर कोने में पहुंचाऊंगा। 2 साल बाद अयन को जापान में होने वाले विश्व प्रकृति युवा सम्मेलन में बुलाया गया। उसे भारत की तरफ से अपने गांव की प्रगति पहली योजना पर भाषण देना था। वह पहली बार विदेश जा रहा था, अकेला, लेकिन गुरु विवेक का आशीर्वाद साथ था। जाते समय विवेक ने उसे वही जादुई बीज सौंपा जो उसने जादुई जामुन के पेड़ से पाया था। इस बीज को केवल ना उस धरती पर लगाना जहाँ लोग प्रकृति से टूट चुके हों, ये बीज खुद तय करेगा कि वो कहाँ जमे। जापान की सुंदरता से अयन बहुत प्रभावित हुआ, सड़कें, तकनीक, शहर, परंतु एक बात ने उसे विचलित कर दिया, वहाँ के जंगल तेजी से कट रहे थे। एक दिन सम्मेलन के दौरान एक बड़ी विदेशी कंपनी मंच पर आए और बोले, जंगलों की जगह मेट्रो सिटी ही विकास का संकेत है। अब हमें प्रकृति नहीं, प्रगति चाहिए। अयन ने मंच पर ही विरोध किया। प्रकृति को नष्ट करके नहीं, उसके साथ रहकर होती है। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन लोग नाराज हो गए। वे अयन को हटा देना चाहते थे। अयन जापान के एक पुराने गांव में गया जहां लोग कभी जंगल की पूजा करते थे, पर अब वहां पत्थर की खदानें थी, खूनी ज़मीन थी और बच्चे मोबाइल में खोए रहते थे। वहां की बुजुर्ग महिला मिजुआ ने उसे बताया कि वहां कभी एक नील चमेली का पेड़ हुआ करता था जो गायब हो गया। गांव की खुशियां भी उसी के साथ चली गई। अयन ने उसी जगह जाकर जादुई बीज बोने की कोशिश की, लेकिन बीज जमीन में जाते ही काला पड़ गया। कोई प्रक्रिया नहीं हुई। वह निराश हो गया। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, बीज तभी उगेगा जब मिट्टी खुद जागेगी, और मिट्टी जागती है लोगों के बदलाव से। अयन ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और पेड़ों पर कहानियाँ सुनना शुरू किया। वह हर सुबह गांव के हर घर में जाकर बताता कि पेड़ कैसे सांस देते हैं, पानी सींचते हैं, जीवन लौटाते हैं। एक दिन मिजुआ ने गांव की एक पुरानी झील की सफाई। कुछ युवा मदद करने के लिए आ गए। बच्चों ने स्कूल के पास पेड़ लगाना शुरू किया। 1 हफ्ते बाद अयन उसी जगह बीज के पास पहुंचा तो वह चमक रहा था। बीज फूटा और उससे नीले रंग की चमेली की बेल निकलने लगी, वही जादुई नील चमेली जो कभी इस गांव की शान थी। जैसे ही गांव हरियाली से भरने लगा, मैनेजरों के प्लान फेल होने लगे। स्थानीय सरकार ने अयन के नेतृत्व में
उस गांव को ग्रीन घोषित कर दिया। अब उस जगह अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, रिसर्च सेंटर और जाने अन्य बनाया गया, जो आधुनिक भी था और परिपक्व भी। सम्मेलन में अयन को हीरो का सम्मान मिला। वापस लौटते समय वह एक नए संकल्प के साथ आया। हर देश, हर कोने में एक जादुई बीज बोऊंगा, जो केवल पेड़ नहीं, लोगों की सोच उगाएगा। गांव लौटकर उसने विवेक गुरुजी को गले लगाया और कहा, गुरुजी, अब मैं खुद एक बीज बनना चाहता हूँ। विवेक बोला, बिल्कुल बेटा, तू ही अब अलग पेड़ है जिसकी छाँव में अगली पीढ़ी जाएगी। आज अयन ने भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में और जापान में कई हिस्सों में जादुई वृक्ष विद्यालय शुरू कर दिए हैं। हर स्कूल में एक बच्चा एक पेड़ का संरक्षक होता है। हर पेड़ के नीचे एक कहानी होती है और हर कहानी में जीवन का मंत्र है। हरिदास, अर्जुन, विवेक और फिर विवेक का शिष्य अयन, सबने अपने अपने समय में जादुई जामुन के पेड़ और प्रकृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया। अब अयन की एक पर्यावरण योद्धा बन चुका है। उसने कई देशों में जादुई विश्वविद्यालय शुरू किए हैं, जहां हर बच्चा एक पेड़ का संरक्षक है। अब समय है एक नई पीढ़ी की। अयन की बेटी आशा की। आशा मात्र 11 साल की थी, परंतु उसकी आंखें तारों जैसी चमक और दिल में जंगल जैसा विस्तार था। वह अपने पिता की तरह पौधों से बात करती थी, पक्षियों की भाषा समझती थी और पेड़ों की छाल छूकर उसकी पीड़ा जान लेती थी। अयन को विश्वास था कि आशा में अलग बदलाव लाने की शक्ति है, पर उसे नहीं पता था कि इस बार लड़ाई किसी पेड़ को बचाने की नहीं, बल्कि एक विनाशकारी वृक्ष को रोकने की है। अब के एक वैज्ञानिक दल ने अंधकार वन में एक रहस्यमय बीज खोजा था। यह बीज सदियों पहले एक तांत्रिक ने बनाया था, जो प्रकृति की ऊर्जा को सोख कर विनाश वृक्ष बनता है। उस बीज को नाम की एक आधुनिक कंपनी ने हथियार लिया था। वे उसे प्रयोगशाला में बोने लगे ताकि वे तेज उगे, हर मौसम में फल देने वाला पेड़ बन सके, पर उन्हें पता नहीं था कि वे क्या जगा रहे हैं। कुछ महीनों में ही उस बीज ने सारे पौधों ने पूरे इलाके में पानी सोख लिया, पक्षियों को भगा दिया और आसपास के जंगलों को काला कर दिया। ये था विनाश वृक्ष, जो इंसान के लालच से जन्मा था। अयन को जब इस खबर मिली तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसने अपनी टीम को वहां भेजा, पर कोई पेड़ के पास टिक नहीं पाया। मोबाइल बंद हो जाते, मशीनें टूट जाती। आशा ने अपने पिता से कहा, आपने जादुई पेड़ बोया था, अब मुझे उसे बचाना है। अयन बोला, ये खेल नहीं है आशा, ये पेड़ जहर है। पर आशा ने जिद की तैयारी की। उसने जामुन के पेड़ का एक सूखा पत्ता, नील चमेली की बेल की एक कली और रक्षक वन की मिट्टी, तीनों को एक थैली में रखकर उस रात में चुपचाप जंगल की ओर निकल गई। अंधकार वन किसी समय एक पवित्र स्थान था, अब वहाँ राख और सन्नाटे में बदल गया था। पेड़ जैसे चिल्ला रहे थे, हर कोई सुन नहीं पा रहा था। आशा वहाँ पहुँची तो चारों ओर सिर्फ काले पौधे, जलती मिट्टी और गंध फैली हुई थी। तभी एक पुरानी चट्टान पर कुछ लिखा दिखाई दिया, इस वृक्ष को ना कोई कुल्हाड़ी काट सकती है, ना आग जला सकती है। इसे बस वही मिटा सकता है जो इसके उलट हो, एक जीवित जादू। आशा ने एक गड्ढा खोदा और वहाँ रक्षक वन की मिट्टी डाली। फिर उसने नील चमेली की बेल वहाँ रख दी और जामुन के पेड़ का पत्ता उसमें दबा दिया। उसने आंखें बंद करके ही प्रार्थना दोहराई जो कभी विवेक ने की थी। ओ जीवनदाता, वनों के देव, तेरे छाँव में मिटे सब शोभ, तू ही रक्षा, तू ही मूल, बचा ले हमें इस अग्नि जल के फूल। धीरे धीरे वहाँ से एक चमकीला पौधा निकला और उसकी रोशनी चारों ओर फैलने लगी।